हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखें जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज पास रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट बिल 2024। देखो, ये पूछ रहा है कि एक स्टेट है जिसने क्या किया है, एक बिल पास किया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फॉर द रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मींस विधानसभा के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व करने के लिए किस स्टेट ने बिल पास किया है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये हाउस आपको गोवा का दिख रहा है। मींस गोवा के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका ये हाउस है, मींस विधानसभा का हाउस है। क्लियर क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा। अब दोस्तों, हमें जानने की जरूरत है कि गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं। तो गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है 40 सीट ओनली इन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली। मींस 40 सीटें हैं गोवा विधानसभा के अंदर, जिसमें से देखा जाए तो 1 सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नो सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। मींस क्या है कि गोवा के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स है ही नहीं, बहुत ही कम है, 500 या 600 है। तो क्या है दोस्तों कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है गोवा की, उसके अंदर कोई सीट रिजर्व नहीं है। बट अभी लेटेस्ट क्या किया है गोवा ने कि गोवा ने 3 ट्राइब्सों को ऐड कर दिया है शेड्यूल ट्राइब लिस्ट ऑफ द गोवा स्टेट। अब वो ट्राइब्स के नाम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली है दोस्तों गावड़ा। कौन सी है दोस्तों? गावड़ा। दूसरी है कुनबी और तीसरी है वेलिप। इन 3 ट्राइब्स के नाम याद रखना जो कि गोवा स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐड हुई हैं। याद रखोगे तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? गोवा ने ऐड किया है। अब ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अपनी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व करेगी, जैसे कि 1 सीट रिजर्व है फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड आफ्टर दैट अनदर प्रोसेस that seat reserve will be reserved for the scheduled tribes because Goa state has added the 3 scheduled tribes in their state scheduled tribes list, that is called the Gabda and Velip and Kunbi. These are 3 tribes added in the scheduled tribe list of the state. याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हेडेड कमेटी फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ इथनिक वायलेंस इन मणिपुर। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि मणिपुर के अंदर कई सारा इथनिक वायलेंस चल रहा है। और इथनिक वायलेंस क्या होता है? जब आपस में 2 ट्राइब्स जब लड़ती हैं, 2 समुदाय, 2 कम्युनिटी जब आपस में लड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड इथनिक वायलेंस। और मणिपुर में कई सारा इथनिक वायलेंस चल रहा है। अब इस इथनिक वायलेंस के लिए जो विक्टिम लोग होंगे, जो कि इनोसेंट है पर बिना वजह एट्रोसिटी हो रही है उनके ऊपर, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो सरकार की है। अब सरकार ने इन लोगों को रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन देने के लिए एक कमेटी सेटअप करी थी। अब वो कमेटी को किसने हेड करा? तो दोस्तों, उसको हेड करा था जस्टिस गीता मित्तल मैम ने। किसने? जस्टिस गीता मित्तल मैम इसकी हेड है कमेटी की फॉर प्रोवाइडिंग द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन टू द इथनिक कम्युनिटी इन मणिपुर। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया। अब ये न्यूज़ में क्यों है? सर ये तो आपने बता दिया, ये तो इनका टेन्योर तो 15 जुलाई को ही कंप्लीट हो गया। इनका जो टेन्योर था कमेटी का वो 15 जुलाई को ही कंप्लीट हो गया। पर आप ये बता क्यों रहे हो? तो दोस्तों, क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का एक्सटेंशन कर दिया, टेन्योर एक्सटेंड बाई 6 मंथ। इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया, 6 महीने के लिए इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है। इसलिए ये कमेटी न्यूज़ में, इसको याद रखना क्योंकि मणिपुर का बहुत बड़ा इशू है, ये करंट अफेयर में आ सकता है। इथनिक वायलेंस बहुत जरूरी है और इसकी कमेटी बनी थी, गीता मित्तल का नाम याद रखना, जो जस्टिस हैं, ठीक है, थी, अब रिटायर हो गई। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच यूनिट पब्लिश रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। देखो दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है, एक यूनिट ने रिपोर्ट निकाली है, और वो यूनिट का नाम है जिसने रिपोर्ट निकाली है डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट, इसने एक रिपोर्ट निकाली है जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। अब ये रिपोर्ट में है क्या दोस्तों? देखो, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 35% पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया, मीन्स 35% जो पॉपुलेशन है भारत की वो रहती है शहरी एरिया में, और रिमेनिंग जो 65% जो पॉपुलेशन है वो रहती है ग्रामीण एरिया में, मीन्स रूरल एरिया में रहती है 65% पॉपुलेशन। अब इसी के साथ दोस्तों क्या है, जैसे आप जानते हो कि गांव में भी यूथ होता है और हर किसी का सपना होता है कि वो अच्छी जॉब करे। पहले ट्रेडिशनल में क्या था कि लोग बाग खेती करना जानते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे, कि गांव का जीवन बड़ा ही अच्छा जीवन था। मीन्स गांव में रहेंगे, बढ़िया पेड़ के नीचे की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और कोई टेंशन नहीं। शहर का जीवन बड़ा ही गंदा जीवन है, इसमें दिन भर पैसा 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 और पॉल्यूशन अलग, मीन्स कई सारी दिक्कतें आती हैं वीकेंड से अर्बन एरिया में। और रूरल एरिया में हमें ना किसी की पैसे की टेंशन, ना हमें एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए, हमें नेचर की हवा चाहिए, पेड़ की हवा चाहिए, वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। बट क्या है कि अब राइट नाउ जो रूरल एरिया का यूथ है वो इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों, किस चीज़ में? एग्रीकल्चर करने में, मीन्स फार्मिंग करने में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने में। क्योंकि जो गांव का आदमी होता है वो दो ही चीज़ करता है, या तो वो खुद का कुछ बिजनेस खोल लेगा, दुकान खोल लेगा रूरल एरिया में, या फिर वो खेती करेगा, अपने फादर की खेती करेगा फादर के साथ। बट क्या है दोस्तों कि अब ये सर्वे आया है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि 70 to 85% ऑफ रूरल यूथ desire to change their job, मीन्स 70 to 85% रूरल यूथ क्या चाहता है कि उसकी जॉब चेंज हो जाए, वो शहर में चले जाए, माइग्रेशन हो जाए और वहाँ अच्छा पैसा कमाऊँ, शहरी जीवन जीऊँ। बट ठीक है, आपकी सोच अच्छी है, पर मेरे अकॉर्डिंग शहर में आने के बाद आपको लगा कि मैं गांव फिर से चले जाऊं, वो जीवन ज़्यादा अच्छा था, फिर आप जा नहीं पाओगे। तो ये सरकार पर बर्डन बढ़ेगा। आप इतना सोचिए कि सरकार पर बर्डन क्या बढ़ेगा? माइग्रेशन का बर्डन बढ़ेगा, जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा उसका बर्डन पड़ेगा। तो सरकार को खुद सोचना चाहिए, इस रिपोर्ट को देखना चाहिए और सरकार को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए इन रूरल एरिया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंट्रल आर्म फोर्स गेट रशियन कमाज टाइफून व्हीकल फॉर एलएसी? एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो बॉर्डर एरिया है अमोंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट इज कॉल्ड एलएसी। और एलओसी क्या है? एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को एलओसी और इंडिया और चाइना के बॉर्डर को एलएसी, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब देखो दोस्तों, आप जानते हो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कौन सी सेंट्रल आर्म फोर्स रहती है? वो रहती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी रहती है। जानते हो आप कि इंडो और चाइना के बॉर्डर पे आईटीबीपी रहती है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि एलएसी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये आईटीबीपी को मिला होगा रशियन की व्हीकल। तो देखो क्या है कि रशियन को व्हीकल मिल गई है, रशियन व्हीकल, ये की जो कि कमाज टाइफून व्हीकल है। देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी व्हीकल है, प्यारी तो नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनको बम भी नहीं उड़ा सकते। तो इंडिया ने इसको इंपोर्ट कराया रसिया से और ये आईटीबीपी को मिली है। तो इसका आंसर क्या है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और ये एलएसी पे रहेगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और चाइना से लड़ने में मदद करेगी, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी। देख रहे हो कितना गलत हो रहा है। एक तरफ रशिया बोलता है कि चाइना हमारा भाई है और चाइना के साथ कई सारे रिलेशन बनाता है, और दूसरी तरफ इंडिया को एक्सपोर्ट करता है चीज़ें कि चाइना से लड़ो। हालांकि मैं रशिया के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, और चाइना नहीं है वो अलग बात है, पर रशिया हमारा दोस्त है। रशिया हमें डिफेंस प्रोडक्ट दे रहा है, वो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिलिट्री रूल इम्पोज इन विच कंट्री? देखो आप देख पा रहे होंगे ये प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, और इनका नाम क्या है? शेख हसीना। ये 15 साल से रूल में थी,
बांग्लादेश की पीएम थी। अभी बांग्लादेश के अंदर कई सारा प्रोटेस्ट चल रहा है और इन्होंने रिजाइन देके इंडिया आ गई डर के मारे, क्योंकि प्रोटेस्टर पीएम हाउस में घुस गए थे और कई राष्ट्रपति हाउस में भी घुस गए, पीएम हाउस में भी घुस गए। अपनी जान बचाने के लिए शेख हसीना मैम इंडिया आई हैं और इसके बाद लंदन में सेटल हो जाएंगी। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? वहां पर मिलिट्री रूल लग गया है। तो क्यों लग गया मिलिट्री रूल? तो दोस्तों आप जानते हो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि जब बांग्लादेश का 1971 में अलग देश बना था पाकिस्तान से, तो वहां पर क्या है कि रिजर्वेशन के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया था। जो फ्रीडम फाइटर थे, लड़े थे, उनके लिए रिजर्वेशन दे रही थी सरकार बांग्लादेश। बट क्या है, अभी फाइनल डिसीजन आया रिसेंटली कि जो बांग्लादेश के पीएम थे शेख हसीना, उन्होंने डिसीजन लिया कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। तो इस बात का यूथ में कई सारा प्रोटेस्ट चल रहा था और कई सारी कैजुअलिटी हुई। 300 to 400 स्टूडेंट डेथ हो चुकी है वहाँ पर, और ये कंडीशन है। और वहाँ पर डिमांड हो रही थी कि पीएम का रिजाइनेशन जल्दी से जल्दी हो। और जो प्रोटेस्टर थे, जो स्टूडेंट लोग थे, वो पीएम हाउस में घुस के तोड़ फोड़ कर दी और सामान उठा के ले गए घर पे। देख रहे हो आप, इस तरह का काम हुआ। तो ये डर के मारे इंडिया आई और इंडिया आने के साथ अब ये लंदन में सेटल होंगी। अब ये नहीं जाएंगी बांग्लादेश, और इसी बात से वहाँ पर मिलिट्री रूल लग गया है। और मिलिट्री के जो चीफ है उनने बोल दिया है कि जल्दी ही बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अब प्रोटेस्टर चुप हो जाए और अपने घर घर जाए, शांति से सो। पीएम ने अपना रिजाइनेशन दे दिया, वो इंडिया आ गए हैं। क्लियर? समझ गए आप? तो कौन सा देश है वो जहाँ पर मिलिट्री रूल लगा रिसेंटली? बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कन्फर्ड कंपेरिजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंट्री टू इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देखो आप जानते हो कि हमारे देश के राष्ट्रपति अभी 3 देश में गए हुए हैं। 3 देश में गए हुए हैं। कौन कौन से? न्यूजीलैंड, फिजी और टिमू लेस्टी। टिमू लेस्टी क्या है? आप लिख देता हूं मैं, टिमू लेस्टी और न्यूजीलैंड और नेक्स्ट फिजी। ये 3 देशों में गई हैं हमारी मैम, राष्ट्रपति मैम। और इसी में ये क्या डिस्कस करेंगी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में बताया। ये तीनों देश में गई हैं हमारी प्रेसिडेंट, और ये डिस्कस करेंगी बायलैटरल रिलेशन के ऊपर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बायलैटरल रिलेशन एज वेल एज रिप्रेजेंट इंडियन पीपल, इंडियन ओरिजिन पीपल। वी कैन से इंडियन ओरिजिन पीपल मीन्स क्या करेंगे? बायलैटरल रिलेशन पर डिस्कस करेंगे बिटवीन इंडिया एंड दीज कंट्री एंड रिप्रेजेंट, जो इंडियन लोग रह रहे हैं इन कंट्रियों में, उनको रिप्रेजेंट करेंगी। समझ में आया? अब एक कंट्री है सबसे पहले जो फिजी में पहुंची। अब फिजी कंट्री ने इनको हायर ऑर्डर अवार्ड दिया है। कौन सी? फिजी ने इनको एक हाईएस्ट ऑनर दिया है हमारे राष्ट्रपति को, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्लियर? याद रखना। तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, याद रखोगे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट। अब बिम्स्टेक समझने के लिए दोस्तों मेरे एडिटोरियल में जाइए। मैंने आपको बिम्स्टेक के लिए एक इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है, और बिम्स्टेक पूरा समझ लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है एडिटोरियल में जाने में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो में अभी के, और उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने बिम्स्टेक के वीडियो की। तो बिम्स्टेक के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्रियां हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें फुल फॉर्म बता देता हूं बिम्स्टेक का। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। समझ में आ गया? ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसमें 7 कंट्रियां हैं। 7 कंट्री कौन कौन सी, अब आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्लियर? जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है बिम्स्टेक की, और आप वीडियो देख के समझ जाइए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक की एक बिजनेस समिट हुई है, और वो किस कंट्री ने करी है? तो वो दोस्तों इंडिया होस्ट कर रही है। आप देख पा रहे होंगे जो कौन खड़े हैं, नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं कि नहीं खड़े? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए हैं, और आज हमें इन पर बड़ा गर्व है। अब गर्व क्यों है? आप देखिए कि बांग्लादेश के बगल नाइबर देश में क्या हो रहा है। वो जो प्रधानमंत्री है वहां का, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। वो भग के बेचारा अपनी जान बचा के दूसरे देश में अपनी जान बचाने आ रहा है।
हमारा देश कितना सेफ है, हम तभी तो बोलते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि हम सेफली घूमते हैं, जो मन करे वो करते हैं। हालांकि कुछ गलत मत करना, पुलिस भी पकड़ लेती है, ठीक है, और जेल में भी डाल देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट 5th एशियन इंडियन ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट। देखो किस कंट्री ने AITIGA होस्ट किया है, मींस आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट किस लिए होता है दोस्तों, आप जानते हो आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया और आसियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच में गुड्स का ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट होता है। क्लियर। अब किस कंट्री ने होस्ट कराया इसको, 5th मीटिंग हुई है इसकी, तो दोस्तों इसने कराया इंडोनेशिया ने, जो कि इंडोनेशिया की जकार्ता में इंडोनेशिया में इसकी वैकेंसी मीटिंग हुई, किसकी, इंडिया आसियान गुड्स एग्रीमेंट के ऊपर जो होती है बेसिकली, ठीक है, इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में ट्रेड बढ़ाने के लिए। इसके साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स अप्रूव प्रोडक्शन ऑफ अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल। देखो आप देख रहे होंगे हमारे कितना गर्व की बात है कि हमारा देश इतने अच्छी मिसाइलें बना रहा है, देख रहे हो आप। और अभी एक और मिसाइल मतलब इसके लिए प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया है। अब किसने ऑर्डर दिया है, किस फोर्स ने, तो वो ऑर्डर दिया है इंडियन एयर फोर्स ने डीआरडीओ और भारत डायनामिक लिमिटेड को ऑर्डर दिया है कितना बनाने के लिए, 200 अस्त्र मिसाइल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए दोस्तों, 200 अस्त्र मिसाइल बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। अब दोस्तों अस्त्र मिसाइल होती क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये एयर टू एयर मिसाइल होती है। क्या होती है दोस्तों, एयर टू एयर मिसाइल होती है। क्लियर, एयर टू एयर मिसाइल। और ये किस में यूज करी जाएगी, तो ऐसे तो नहीं है कि मिसाइल एयर टू एयर है तो एयर से में ले जाने के लिए कोई सोर्स भी तो होना चाहिए इसका, कि मिसाइल हवा में तो अपने आप चली नहीं जाएगी। एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर थोड़ी है कि यहाँ से छोड़ेंगे सरफेस से और एयर में जाके बम करेगी, नहीं, ये एयर टू एयर मिसाइल है। मींस इसको सोर्स भी तो चाहिए, मिसाइल को कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स तो होना चाहिए, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल है ना। तो इसके लिए ये सुकोई 30 में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो कि तेजस है, तेजस एयरक्राफ्ट इंडिजीनस एयरक्राफ्ट है हमारे इंडिया का, इससे मिसाइल को ऊपर लिया जाएगा और एयर टू एयर मिसाइल छोड़ा जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव कर दिया है डीआरडीओ और भारत डायनामिक को, तो 200 अस्त्र मिसाइल बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ई साख्य पोर्टल टू एनहांस डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग। देखो ये पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने ई साख्य पोर्टल लॉन्च किया है फॉर डाटा मैनेजमेंट और शेयरिंग। देखो आप जानते हो तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, आप देख पा रहे होंगे इमेज में ही, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री क्या करती है कि जितने भी गवर्नमेंट के डेटा होते हैं और स्टैटिस्टिक्स होते हैं, प्रोग्राम का डेटा होता है, उसको पूरा कवर करके रखती है, अच्छी तरह से शेयरिंग करती है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी अनवेल 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन आसाम। देखो आसाम में एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी मींस फैक्ट्री सेटअप होने जा रही है। अब ये पूछ रहा है कि किस कंपनी ने एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आसाम के साथ कि वो एक यूनिट सेटअप करेगी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की। तो दोस्तों वो है कंपनी टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप आसाम के सीएम आप देख पा रहे होंगे जी हेमंत बिस्वा शर्मा, और इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे, जो बहुत हिंदूवादी हैं, हिंदू के मीन्स हिंदूवादी हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, पहले कांग्रेस में थे, देन आफ्टर बीजेपी में आ गए और सीए साधे सीएम बने। अब टाटा ग्रुप यहाँ पर आसाम के अंदर एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैक्ट्री बनाएगी आसाम के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन चिप बना के देगी एनुअली। देख रहे हो आसाम की तो लग पड़ी, मजा आ गया आसाम को, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री बन रही है और चिप जान रहे हो आप,
ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप, और सेमीकंडक्टर का स्कोप तो आप जानते हो कितना स्कोप है सेमीकंडक्टर का अभी इस टाइम जब क्लाइमेट चेंज में, अब वो बताऊंगा नहीं मैं, आप समझो कैसे क्यों है। चलते ना इस क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल हैंडलूम डे 2024। अब ये पूछ रहा है नेशनल हैंडलूम डे कब पड़ता है। दोस्तों आप जानते हो कि हमारे देश में कई कलाकार मिलेंगे आपको, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें कई ऐसे कलाकार हैं जिनको कुछ ना कुछ तो आता है। आप रील देखिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, एक से एक कलाकार मिलेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, लड़की की आवाज़ निकालेगा लड़का, या लड़की कुछ एक्टिविटी करेगी, मतलब अनसन एक्टिविटी करते रहते हैं। तो एक एक्टिविटी होती है हमारे इंडिया में जो हैंडलूम बोला जाता है, हाथ की कला। देखो आप, ये बच्ची हाथ की कला से कितना अच्छा कर रही है, ये अच्छा काम है। रील बनाना गलत काम है, जो रील की एक्टिविटी कर रहे हो उसके फेमस मत होइए, हैंडलूम का काम करिए ना, हैंडीक्राफ्ट का काम करिए। और इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे देश में दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो दिन बनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसी के साथ दोस्तों 7 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और हमेशा वीडियो पूरा देखें। मिलते हैं हम कल 8 अगस्त को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।